हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। और आधुनिक काल को कविता के विकास क्रम से अगर हम उपविभाजित करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम छायावादी युग पढ़ेंगे। अब तक हम भारतीय आपको पता है कि आधुनिक काल जो है उसको अगर कविता के विकास क्रम से बांटते हैं तो सबसे पहला काल भारतेंदु आता है और उसके बाद द्विवेदी युग आता है। और भारतेंदु और द्विवेदी युग के बाद अगला तीसरा युग आता है हमारा छायावादी युग। तो आज की इस वीडियो में हम छायावाद पढ़ेंगे जिसकी समय सीमा है 1918 से 1936। और आज की जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। एस्टेट के जो स्टूडेंट है TGT PGT एस्टेट DSSS और UGC नेट और KVS NVS, यानी कि जहाँ पर भी आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पर भी पूछे जाते हैं, वो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जिसने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग नहीं देखा है वो पीछे की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट अलग से भी मिल जाएगी, चैनल पर जाएंगे जब, और वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्पेशली DSSS वाले बच्चों के कहने पर आज की वीडियो है। उन्होंने कहा था कि मैम प्लीज़ आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाइए, तो वो सबसे पहले छायावादी युग से शुरू कर दे। और एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर ज़रूर पेपर में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप याद करेंगे एक तो भारतेंदु युग। जैसे कि आप कह रहे थे कि मैम हम वीडियो कैसे ढूंढेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा दिया, तो आप सबसे पहले अगर मेरे साथ साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप आधुनिक काल पहले कर लीजिएगा। आदि काल, भक्ति काल और रीति काल बाद में कर लेना। पहले आधुनिक काल पढ़ लो। आधुनिक काल के अंदर मैंने सबसे पहले आपको भारतेंदु युग करवाया है, तो भारतेंदु युग की वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर आप कहेंगे तो ये मैं दोबारा डाल दूंगी। और द्विवेदी युग के भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने एक ही वीडियो में डाल रखे हैं, वो देख लें। फिर तीसरे नंबर पर आपका आता है छायावादी युग, और आज ये आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो छायावादी युग की सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि छायावाद नाम किसने दिया, छायावाद की समय सीमा क्या है। और ये इतने अच्छे कंटेंट हैं कि आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे एक ही जगह पर। आपको पता है कि छायावाद के 4 महान स्तंभ हैं जिन्हें छायावाद के कवि कहा जाता है, तो जिनमें जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से इनका नाम लिया जाता है। निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 मुख्य रूप से 4 कवि हैं। और इन सभी की हम रचनाएं भी पढ़ेंगे, इन चारों कवियों के बारे में भी बारी बारी करके देखते हैं। तो छायावादी युग का नाम किसने दिया, शुरू करते हैं हम। आप अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। तो हिंदी में सर, और आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर हमने यहाँ से हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ छूट जाएगा, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने, तो मुकुटधर पांडे आपको नाम याद रखना है। छायावाद के संदर्भ में एक नाम याद रखना है, मुकुटधर पांडे, जिन्होंने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। अब एक, जब आपने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था तो ये रचना पूछी थी कि हिंदी में छायावाद, ये रचना किस कवि की है। तो ये रचना सबसे पहले तो मुकुटधर पांडे की है। और हिंदी में छायावाद नाम की शुरुआत भी इन्होंने ही सबसे पहले की थी। तो हिंदी में छायावाद जो रचना है, ये एक रचना है, शीर्षक नाम से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित हुआ था। और ये लेख प्रकाशित करवाया था मुकुटधर पांडे ने। और कब प्रकाशित करवाया था, 1920 ईस्वी में। और कहाँ से प्रकाशित करवाया था, तो जबलपुर से एक पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। सर्वप्रथम आपको ध्यान देना, हिंदी में सर्वप्रथम, हिंदी में छायावाद शीर्षक से इन्होंने नाम याद यूज किया था, ये छायावाद, ये ध्यान रखना है। अब प्रश्न आपका किस प्रकार से बनेगा वो आगे बताते हैं। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे स्वीकार किया जाता है, मुकुटधर पांडे को। नेक्स्ट है, सन 1920 में ही क्या है फिर, सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद, देखो
एक दूसरा कवि है, एक तो मुकुटधर पांडे, फिर दूसरा आता है सुशील कुमार। इन्होंने सरस्वती पत्रिका में और सन 1920 में ही हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया। इसमें 4 लोगों ने भाग लिया। ये जो था हिंदी में छायावाद शीर्षक नामक जो रचना थी, ये 4 किस्तों में लेख प्रकाशित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। सन दोनों का एक ही जैसा है, 1920 है, लेकिन ये कवि सुशील कुमार है और इनकी पत्रिका सरस्वती है। और हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया था, जिसमें 4 लोगों ने भाग लिया था। तो 4 लोग वो कौन कौन थे? सुशीला देवी और हरि किशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। ये वो 4 लोग थे जिन्होंने इस संवाद में भाग लिया था। तो मुकुटधर पांडे के बाद सुशील कुमार ने भी प्रयास किया छायावाद पर कुछ लिखने के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को मानेंगे। और आगे आता है, छायावाद की अब विभिन्न परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी है। आप लिखेंगे कैसे कि सबसे पहले आप छायावादी युग आप अपना हेडिंग डालेंगे, छायावादी युग, और फिर उसके बाद उसकी समय सीमा लिख लेंगे 1918 से 1936। और फिर समय सीमा लिखने के बाद इससे परछायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। फिर उसके बाद आप ये सब बातें भी जो मैंने यहाँ बताई हैं इनका ध्यान रखेंगे, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ ले। और उसके बाद आता है छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं। तो ये सारी परिभाषाएं आपको, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं है और जिनका सब्जेक्टिव है वो ये सारा याद करेगा, और जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे याद करना है वो मैं बताती हूँ। तो छायावाद की एक बार पूछ लेते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, सीधा सीधा एक लाइन देकर पूछ लेते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। ये परिभाषा मतलब छायावाद की परिभाषा एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी, एक नंदुलारे वाजपेयी जी ने दी, और एक जयशंकर प्रसाद जी ने दी, और एक महादेवी वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको कैसे याद रखना है, इनकी एक एक लाइन लिखवा देती हूँ, जिसको देखते ही आपको पूरी परिभाषा का पता चल जाएगा कि हाँ ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो इन्होंने कहा था छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्य, आपको सिर्फ यही लाइन लिखनी है, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। अगर आपको केवल टिक करना है पेपर में आंसर, तो आप रामचंद्र शुक्ल जी की जो परिभाषा है वो इतनी सी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर में ये सारी आती है तो आप यहीं से समझ जाएंगे कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बात को, तो आगे समझिए। छायावाद शब्द का जो प्रयोग है 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है। मतलब आप जब छायावाद पढ़ेंगे तो बार बार एक शब्द आएगा आपके पास, रहस्यवाद। तो वो रहस्यवाद किस में है? काव्य वस्तु में। जब हम कोई भी रचना लिखते हैं तो उसकी काव्य वस्तु होती है। ठीक है, जैसे कि हम नाटक में हमारी विषय वस्तु होती है, उसी प्रकार से काव्य में भी काव्य वस्तु होती है। तो काव्य में क्या होता है? रहस्यवाद होता है। कह रहे कि 2 अर्थों में हमें समझना चाहिए। छायावाद का मतलब, छायावाद, छाया पड़ती है तो कोई रहस्य सामने नजर आता है। जैसे कि मैं यहीं पर कोई छाया से डालूं तो आप हमारी छाया, हमारी ही पड़ती छाया, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं और हमारी छाया तुम्हें दिख रही है तो एकदम डर सा, हमारी नहीं किसी और की भी दिखती है, थोड़ा सा डर सा पैदा हो जाता है। तो छायावाद का मतलब थोड़ा साफ साफ दिखाई न देना। तो यहाँ पर रहस्य सा बना हुआ होना। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग हम 2 अर्थों में समझ सकते हैं। एक तो रहस्यवाद में, जिसका संबंध काव्य वस्तु से है, और अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। मतलब यहाँ पर 2 अर्थ बताए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। एक तो रहस्यवाद के रूप में, रहस्यवाद का अर्थ है काव्य वस्तु से, और दूसरा के छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली से, यानी कि काव्य शैली कुछ अलग प्रकार की थी, या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। आप 2 अर्थ ले सकते हैं छायावाद का, पहले रहस्यवाद, रहस्यवाद का अर्थ काव्य वस्तु से, और दूसरा आपका काव्य शैली से। अब काव्य वस्तु का मतलब क्या है कि कवि जो है ना, उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन लेकर, मतलब
अपने उस प्रियतम को संबोधित करते हुए रचनाएं लिख रहे थे, जो अज्ञात था, जो अनंत था, जिसका पता ही नहीं है कि कौन है, उसी को आलंबन आलंबन होता है उसका सहारा बनाकर वो चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना कर रहे थे। मतलब प्रेम पूर्वक रचनाएं लिखी गई, लेकिन प्रियतम को आलंबन बनाकर प्रेम पूर्वक रचनाएं रची गई। ये ऐसी बात कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का छायावाद के बारे में। ठीक है, तो आपको समझना इतना है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कही है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये छोटी ही परिभाषा है, इसमें कटवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, दो अर्थों में तो किसने कही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और नंदुलारी वाजपेयी जी ने क्या परिभाषा दी छायावाद की, कि या तो मानव अथवा प्रकृति, मतलब मानव के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये बात कही आचार्य नंदुलारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, कहा कि प्रकृति का सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होना ही क्या कहलाता है, छायावाद कहलाता है। तीसरी परिभाषा है जयशंकर प्रसाद जी की। और जब वेदना के आधार पर, देखो वेदना, वेदना का नाम देखते ही आपको दो ही कवियों पे आपका ध्यान जाएगा, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी पे और फिर महादेवी वर्मा पर। तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी, मतलब अपने आप में अनुभूत करके कुछ भी अभिव्यक्त करना होने में लगे। स्वानुभूति क्या होती है, सबसे पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिनीत किया गया। इतना आपको लिख लेनी है जयशंकर प्रसाद जी की, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है सीधी की सीधी। कैसे आप करेंगे ये, जब वेदना के आधार पर, मतलब किसी भी कवि, मान ले जो काव्य रचना कर रहा है, उस आदमी के मन में पीड़ा है, वेदना है, वियोग है, और वो अपनी ही अनुभूति के आधार पर, मतलब अपनी अनुभूति को काव्य का रूप दे रहा है अपनी अनुभूति के आधार पर, तो वही छायावाद है अकॉर्डिंग टू जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार। ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवर्ती छायावाद की विशेषताएं हैं। तो ये छायावाद की इन्होंने विशेषताएं बतानी है। आपको ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि आपके पेपर में ये आएगी कि ये बात किसने कही है, तो ये जयशंकर प्रसाद ने कही है। अगली आती है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का तो बहुत ही छोटा सा है, प्रकृति छायावाद क्या है, महादेवी वर्मा जी के अनुसार छायावाद की परिभाषा क्या है। ये महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। मतलब जीवन का उद्गीत है, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये बात किसने कही, महादेवी वर्मा जी ने। उनका मूल दर्शन क्या है, सर्वात्मवाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये बात तो कही है। जब आपके पास दो परिभाषाएं दी जाएंगी पेपर में, देखो दोनों में अंतर, एक तो बसती है डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा, दूसरा है डॉक्टर रामविलास शर्मा की परिभाषा। तो जीवन, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, ये बात कही महादेव वर्मा ने। और छायावाद का मतलब दो अर्थों में लेना चाहिए, ये बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कहे तो डॉक्टर नगेंद्र ने, और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, तो ये बात कहे तो आचार्य रामविलास शर्मा जी की। ठीक है, अब नगेंद्र क्या कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। मतलब इसकी परिभाषा में भाव की प्रधानता है, भावात्मक दृष्टिकोण है छायावाद। ठीक है, जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म, ये तो कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, और ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो बहुत बड़ी चीज है उसमें छोटी सी छोटी चीज का भी विद्रोह किया गया है, तो ये है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद। लेकिन रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि नहीं है ये विद्रोह, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरना थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु ये विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ है, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। आपको इतना याद रखना है कि सूक्ष्म के प्रति विद्रोह नहीं है, तो ये बात रामविलास शर्मा ने कही है, और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो ये बात कही है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये परिभाषाएं थी। अब हम चारों कवि पढ़ेंगे एक एक करके। एक डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपनी परिभाषा दी है। तो डॉक्टर नामवर सिंह क्या कहते हैं, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये बात डॉक्टर नामवर सिंह ने कही है कि छायावाद वो है, एक ऐसी अभिव्यक्ति है राष्ट्रीय जागरण की जो एक और तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी। हमारा देश तुम्हें पता है 1947 में आज़ाद हुआ है, और हम बात कर रहे हैं 1918 से 1936 के बीच की। तो ये वो कवि थे 1918 से 1936 के बीच के कवि जिन्होंने विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहते थे और जो पुरानी रूढ़िवादिता थे उससे मुक्ति चाहते थे। ये परिभाषा दी है डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। देखो राम, राम में क्या है, शक्ति, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपने अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर स्मृत करता है। अगर आप इस तरीके से इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो यूजीसी नेट लेवल का आप समझ के चलें कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक का आप तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप एक टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी की भी आपकी तैयारी साथ साथ हो रही है। ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक और प्रयोक्ता कौन कौन है, अब हम यहाँ से देखेंगे प्रवर्तक कौन है। आपके पेपर में पूछे कि छायावाद के प्रवर्तक किस किस ने किस किस को माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रवर्तक माना है मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को, और नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है सुमित्रा नंदन पंत को, और प्रभाकर माचवे ने माना है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, और इला चंद्र जोशी वन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। महत्वपूर्ण ये दोनों हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। याद कैसे रखेंगे आप, नंद दुलारे, सुमित्रा नंदन पंत, ये देखो अंग अंग, ठीक है, ऐसे आप हिंट बना सकते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी ने राम का मुकुट जब रखा जाने था सिर पे तो उनको वनवास दे दिया गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं छायावाद के कवि। अब छायावाद के जो कवि हैं वो हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा कवि नहीं हैं। छायावाद के कवि चतुष्टय में, चतुष्टय का मतलब चार कवि हैं, चार कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और नंबर 4 पर है महादेवी वर्मा। ये चार कवि मुख्य रूप से हैं छायावाद के। और छायावाद के वृत्तत्रयी तथा वृत्तत्रयी मतलब जो तीन त्रयी मानी गई हैं, वृत्तत्रयी जिनको माना गया है अर्थात जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, वो कौन कौन है। ब्रह्मा किसको माना गया है, जयशंकर प्रसाद को, और विष्णु यानी कि ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, तो छायावाद के रचनाकारों में जयशंकर प्रसाद को माना गया है। और विष्णु जगत का पालन पोषण करते हैं, तो छायावाद को मतलब पलायन छायावाद को जो विकास रूप दिया वो किसने दिया, प्रगतिवादी रूप, तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने दिया। और महेश क्या करते हैं, सृष्टि का भंडार कर ये विध्वंस करते हैं, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा गया है। तो आपसे पेपर में पूछे कि छायावाद की वृत्तत्रयी में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को कहा गया है, और चतुष्टय में कौन से चार कवि हैं, तो ये चार कवि हैं। छायावाद की लघुत्रयी में वो तो वृत्तत्रयी थी, वृत्त मतलब थोड़ा सा बड़ा,
और लघुत्री मतलब छोटी, उसमें महादेवी वर्मा को, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ठीक है, वर्मा वर्मा है तीनों, ये लघुत्रयी में आते हैं, महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। अब देखते हैं एक एक करके हम जयशंकर प्रसाद, जो कि सबसे पहला ही कवि है जिसने इस व्रत त्रय का ब्रह्मा माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के बारे में देखेंगे, सबसे पहला ही कवि है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन वृत्त भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनका जन्म 1889, मृत्यु 1937 में हुई। और माता पिता हैं, माता का नाम है देवी प्रसाद और देवी प्रसाद पिता का नाम है, और माता का नाम मुन्नी देवी, और गुरु का नाम मोहिनी लाल। और इनका उपनाम है कलाधर, उपनाम से ये झारखंडी या कलाधर उपनाम से अपनी रचनाएं करते थे। तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम कई बार पूछा जाता है, कलाधर उपनाम से। अब देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, आपको नोट कर लेनी है, सन के साथ यहाँ पर दी गई हैं। तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 उर्वशी। अब उर्वशी पर मैंने बताया था आपको, इनको भी पुरस्कार मिला है, तो ये पुरस्कार हम एक साथ करवा देंगे। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वव्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये जो चारों हैं ये तो आपको याद कर लेनी है। यूजीसी नेट में इन्हें क्रम से भी लगाना आता है। झरते हैं आंसू लहरों की तरह हैं, किसमें? कामायनी में। झरते हैं आंसू लहरों की तरह कामायनी में, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो ये इनकी चार ये रचनाएं हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और ये इनकी काव्य ग्रंथ हैं, और ये इनकी रचनाएं हैं। उर्वशी, उर्वशी वन में जाती है, वन में मिलन होता है, उर्वशी का राज्य प्रेम का स्थापना करती है अयोध्या में। आप इस तरीके से अपनी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, उर्वशी का वन मिलन प्रेम के लिए अयोध्या में, और शोकोच्छ्वास, फिर उसके मन में जो शोक होता है वो दूर हो जाता है। वव्रु वाहन से मिलकर, कानन कुसुम प्रेम पथिक, वो उसका प्रेम पथिक है। महाराणा प्रताप और चित्राधार। इस तरीके से आप ट्रिक से थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। और ये इनकी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको एक भी छोड़नी नहीं है। ये रचनाएं हैं सारी किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है, इन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो और पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कामायनी जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण है, इनके हम आगे बताएंगे अभी। तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कविता है सावन पंचक, सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जयशंकर प्रसाद जी से, जिसको आपको हाथों हाथ याद कर लेने हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता का नाम पूछे तो बताना है सावन पंचक। कब रचित हुई? 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? ये तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता थी, ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है, वो है प्रथम प्रभात। कब लिखी गई? 1918 ईस्वी में। क्योंकि आपको पता है ना 1918 से छायावाद की शुरुआत होती है और 1936 पे खत्म होती है। ठीक है, ये इनकी समय सीमा है छायावाद की। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है प्रथम प्रभात, 1918। और ये प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। अभी मैंने आपको बताए थे ये इनके काव्य संग्रह हैं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये इनके झरना, आंसू लिए इनके काव्य संग्रह हैं, और झरना में संकलित है। ये प्रथम जो इनकी छायावादी रचना है ये झरना में संकलित है। इनमें कई कई सारी रचनाएं प्रकाशित हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है। यह चंपू काव्य है। खूब पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद की उर्वशी नामक रचना किस प्रकार की रचना है, तो ये कह देंगे आपको महाकाव्य, खंड काव्य या चंपू काव्य।
तो उर्वशी जो रचना है वो चंपू काव्य है। और चंपू काव्य कैसा होता है, जो गद्य और पद्य मिश्रित रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। गद्य और पद्य यानी कि कुछ उसका भाग गद्य में लिखा हुआ होता है और कुछ उसका भाग पद्य में लिखा हुआ होता है, तो उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। मतलब खड़ी बोली में तो कानन कुसुम है। छायावाद की प्रथम रचना प्रथम प्रभात है। और वैसे जयशंकर प्रसाद की नॉर्मली जो प्रथम कविता है वो सावन पंचक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो है, अभी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सभी सारे महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे यहाँ पर। और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। झरना जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम जो रचना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो झरना रचना है उसी को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार की जाती है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछे कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा गया, तो ये झरना को कहा गया। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। आपसे पूछ ले कि झरना, झरना को तो क्या कहा गया, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला। झरना के बाद क्या आता है, आंसू। आंसू में 133 छंदों में क्या है, विरह प्रधान है ये। और स्मृति काव्य है, मतलब किसी की स्मृति में लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, और विरह प्रधान काव्य है। और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। मेघदूत, मेघ मतलब बादल, और बादल क्या बरसाते हैं, पानी, और आंसू भी पानी के रूप में ही बरसते हैं। ऐसे आप याद रख लेंगे। झरना जो है छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। आंसू को क्या कहा जाता है, हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। और 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। जयशंकर प्रसाद कृत फिर चित्राधार में उनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। अब चित्राधार में किस प्रकार की रचनाएं संकलित हैं, इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया। अब आता है जयशंकर प्रसाद की कामायनी को, जिसे एक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी सबसे इम्पोर्टेंट है और महाकाव्य है ये एक। इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो कामायनी, कामायनी किसने लिखी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी। कब लिखी, 1935 में लिखी। कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सर्ग, कल जब मैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ा रही थी, तो सर्ग का मतलब होता है अध्याय। तो इसमें कितने अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं। अंगी रस, रस कौन सा है, शांत रस, यानी कि निर्वेद भी कह सकते हैं। मतलब कामायनी के अंदर 15 सर्ग हैं, शांत रस की प्रधानता है। दर्शन कौन सा है, समरसतावाद या आनंदवाद आप कह सकते हैं। और मुख्य पात्र कौन से हैं, मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। मुख्य रूप से 3 ही हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा। और मुख्य छंद कौन सा है इसका, ताटंक जो छंद है मुख्य रूप से इसमें लिखा गया है कामायनी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कामायनी के सर्ग हैं 15, रस है शांत रस, दर्शन है समरसतावाद, मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा, और मुख्य छंद है ताटंक छंद। ये आप तो टीजीटी का पूछेंगे, आपसे इतना डीप तो पूछेंगे भी नहीं। कामायनी में सर्ग कौन कौन से हैं, जो 15 सर्ग हैं उनके नाम क्या क्या हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये क्या हैं, ये 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग के नाम है। कई बार पेपर में यूजीसी नेट में आपके ये 4 सर्ग दे देते हैं और कोई भी दे देते हैं उल्टे सीधे, और इनको कर्म से लगाने के लिए देते हैं। तो ये आपको कर्म से ही याद होने चाहिए अगर आप नेट की तैयारी कर रही हैं तो। और एक्स्ट्रा जो पेपर हैं आपके टीजीटी पीजीटी वालों में इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते इतना टफ। अब इसमें जो है मन जो है, मनु किसका, मनु जो पात्र है वो मन का प्रतीक है। मैं से आपको याद रह जाएगा। श्रद्धा हृदय, श्रद्धा हृदय, मतलब श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है।
और इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, और जो ये कुमार है वो मानव का प्रतीक है। तो ये कामायनी के चारों पात्र थे और ये कामायनी के 15 सर्ग थे। आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर यहाँ पर मिल रही हैं। और आचार्य शांति प्रसाद शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। उपनिषद किसने कहा है? छायावाद का उपनिषद किसे कहा है? कामायनी को। किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। अब हम दूसरा कवि पढ़ेंगे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के सारे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर आता है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय, कवि नंबर 2। तो इनकी जन्म कब हुआ? 1899। मृत्यु कब हुई? 1961 में। जन्म स्थान है महिषादल मेदिनीपुर, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल यानी कि मेदिनीपुर नामक जगह पर हुआ और मृत्यु इलाहाबाद में हुई। पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम मनोहरा देवी और पुत्री थी इनकी सरोज, जो इन्होंने अपने सरोज स्मृति लिखी अपनी पुत्री की याद में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि नंबर 2 आप डाल लेंगे, इनके संबंधित आप नोट्स लिख लेंगे। इनकी काव्य कृतियां देखते हैं हम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो काव्य कृतियां हैं कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमिल, गीतिका। अनामिका, परिमिल, गीतिका और तुलसीदास। ये इनके काव्य संग्रह हैं, इनको आप लिख लेंगे। अनामिका ये काव्य संग्रह हैं, अनामिका, परिमिल, गीतिका और तुलसीदास। इसमें एक एक कविताएं नहीं है, ये काव्य संग्रह हैं। इनमें अनेकों कविताएं हैं। फिर इनकी कविता है कुकरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांदे कांकले। ये इनकी सारी रचनाएं हैं, ये आपको लिख लेनी है, सन के अकॉर्डिंग लिख लेनी है और इनको जरूर याद रखना। अनामिका, परिमिल, गीतिका और तुलसीदास ये इनके काव्य संग्रह हैं और सारे महत्वपूर्ण हैं। निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथा निमांकांत। इनमें आप याद कैसे रखेंगे कि निराला जी की जो रचनाएं हैं आप ऐसे लिखेंगे ना, अनामिका, फिर इसका सन लिखेंगे इसके आगे 1923, उसके बाद आप लिखेंगे परिमल, तो अपने आप आपकी ट्रिक सी बनती चली जाएगी। फिर गीतिका, आप देखेंगे कि स्त्रियों के नाम पर ज़्यादातर इनकी रचनाएं हैं। देखो अनामिका और परिमिल, गीतिका और तुलसीदास, ये चार तो हैं, याद हो जाएंगे आपको। ये इनके काव्य संग्रह हैं और ये इनकी रचनाएं हैं। नीचे अब आता है प्रथम संग्रह। कौन सा है इनका प्रथम संग्रह? अगर आपसे पूछ ले निराला जी का तो ये अनामिका है। और अंतिम संग्रह कौन सा है? सांदे कांकली, ये बताया था, सांदे कांकली। और जूही की कली इनकी प्रथम कविता है जो 1916 में प्रकाशित हुई। और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ये इनकी अंतिम कविता है। कई बार निराला जी के बारे में पूछ लेते हैं कि इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो अनामिका है। अंतिम संग्रह कौन सा है, तो सांदे काकली है। प्रथम कविता पूछे तो जूही की कली है और अंतिम कविता पूछे तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं। निराला कृत अनामिका और परिमिल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इनके काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमिल और गीतिका और तुलसीदास, सांदे काकली। ये इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। तो इन काव्य संग्रह में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं ये अब हम आगे देखेंगे। ये देखेंगे हम। अनामिका, अनामिका के द्वितीय संस्करण जो 1938 में प्रकाशित हुआ, इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? सरोज स्मृति महत्व, आप यहाँ से इनकी रचनाएं यहाँ से भी देख सकते हैं। सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा महत्वपूर्ण कविता है। रेखा, तोड़ती पत्थर और सच है। ये जो सारी कविताएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी अनामिका में संकलित हैं। और परिमिल में कौन कौन सी हैं? अधिवास, जूही की कली, बादल राग,
विधवा, भिक्षुक और संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग। ये जो इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, ये परिमिल काव्य संग्रह में संकलित हैं और जो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये अनामिका में हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। अब आपसे देखो, आपको पता है कि रीति काल तक जो और भारतेंदु काल तक या द्विवेदी काल तक जो है आपकी जो रचनाएं थी उनमें छंदों का बहुत महत्व था और हर कवि अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग करते थे। लेकिन निराला ने एक बात कही कि जब आदमी को स्वतंत्रता चाहिए तो कविता को भी स्वतंत्र हमें कर देना चाहिए, अर्थात छंद से मुक्त कर देना चाहिए और हमें अपनी बात को सीधी और सरल भाषा में कहना चाहिए। तो छंद मुक्त कविता को हिंदी में छंद मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? निराला को माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित को हिंदी का जातीय छंद कहा है। जो कवित है यानी कि ये भी एक प्रकार का छंद है, इस छंद को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। ठीक है। निराला ने परिमिल की भूमिका में लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। ये किस में लिखा है? महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये नोट कर लेंगे। वैसे जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो निराला ने परिमिल की भूमिका में लिखा कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। नेक्स्ट है, निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला की एक रचना है सरोज स्मृति। इसमें क्या कहा इसने? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सरोज स्मृति जो किसने लिखा है? निराला ने लिखा है। और सरोज कौन थी? इनकी बेटी का नाम था। और परिमिल की भूमिका में तो ये लिखा ही है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। और कवित को क्या कहा है? हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवासा रामायण है। मतलब ये जो निराला की एक रचना है राम की शक्ति पूजा, ये महाकाव्य का उपजीव्य मतलब ये कहाँ से किसकी देखा देखी लिखा गया है? तो ये बांग्ला का जो ग्रंथ है कृतवासी जो रामायण है उस पर आधारित है ये राम की शक्ति पूजा। और निराला कृत जो तुलसीदास नामक काव्य संग्रह है 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। यानी कि तुलसीदास में कितने छंद हैं? 101 छंद में रचित एक खंड काव्य है। और निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। एक बार DSSS या इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निराला को किस प्रकार का कवि माना जाता है? विद्रोह का कवि। याद रखना है, ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि। वहाँ ऑप्शन में सिर्फ यही दिया हुआ था। नेक्स्ट है, अब आते हैं कवि नंबर 3 और वो तीसरे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अभी तक हम 2 कवि पढ़ चुके हैं और बहुत ही विस्तार से मैंने तुम्हें बताया है। निराला अकुंठ एवं वैश्यक श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। 1-2 बातें और रह गई थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। बहु वस्तु यानी कि अनेक वस्तुओं को स्पर्श करने वाली प्रतिभा जो है वो निराला जी में है। ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये और 2 बातें थी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर नहीं कवि नंबर 3, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखेंगे। इनकी जन्म 1900 में और मृत्यु 1977 में। जन्म स्थान कौशानी अल्मोड़ा में और मृत्यु इलाहाबाद में। बाल्य अवस्था का जो नाम था ये गुसाई दत्त है, यानी कि गुसाई दत्त नाम से अपनी रचनाएं करते थे। और इनकी प्रथम जो कविता है वो गिरजे का घंटा है जो कि 1916 में लिखी गई थी। ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। अब ये देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जो कुल कविताएं हैं उनको विद्वानों ने 4 भागों में बांट दी। पहली कविताएं वो आती हैं जो छायावादी हैं, दूसरी कविताएं प्रगतिवादी हैं
और तीसरी कविताएं अंतस्थ चेतनावादी हैं और चौथी कविताएं नव मानवतावादी कविताएं हैं। तो छायावाद के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? जो इनकी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन इंपॉर्टेंट है, नेट तक के एग्जाम में इनका क्रम से लगाना आता है। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा और पल्लव। उच्छ्वास हुआ मतलब श्वास लिया हम अपने ग्रंथियों से तो हमारी वीणा निकली, और फिर पल्लव अंकुरित हुआ और गुंजन करने लगा। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इनको कहा जाता है छायावादी रचनाएं और प्रगतिवादी रचनाएं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये जो तीनों रचनाएं हैं इनकी, युगांत का सन 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्य जो है 1940, ये इनकी तीनों प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ये छायावादी रचनाएं थी 4-5, ये प्रगतिवादी रचनाएं, और अंतःचेतनावादी रचनाएं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, दोनों ही 1947 में रचित हैं। नव मानवतावादी उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। अब ये जो कविताएं हैं नव मानवतावादी मतलब नए मानव की जो रचना करना चाहता है उस प्रकार की कविताएं हैं नव मानवतावादी। तो इनकी कविताओं को 4 भागों में बांटा गया है। नव मानवतावादी उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी। और अब जो है सुमित्रा नंदन पंत जी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास। अभी बताया था ना, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, तो सबसे पहली यही है। ठीक है, ये छायावादी रचना है। और अंतिम छायावादी रचना है गुंजन, ये मैंने यहीं पर आपको बताई थी। उच्छ्वास पहली है और अंतिम गुंजन है। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये जो नव मानवतावादी है, ये लोकायतन कविता जो है ये किस पर है? एक नामक महाकाव्य है ये, और महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है इन्होंने। सुमित्रा नंदन की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा पर शायद 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है हमारे पास, अभी कुछ 1-2 बातें और रहती हैं इनकी, तो ये और देख लेते हैं हम। सुमित्रा नंदन कृत पल्लव, सुमित्रा नंदन जी की एक रचना है। अभी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। तो पल्लव में क्या कहा है? पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा है, यानी कि मैनिफेस्टो कहा है इन्होंने। सुमित्रा नंदन की जो रचना है पल्लव, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा, यानी कि पल्लव में ही उन्होंने छायावाद की घोषणा कर दी थी। तो पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। जिस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को विद्रोह, ओज और ओदात का कवि कहा जाता है, उसी प्रकार सुमित्रा नंदन पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेंगे। और आगे हम पढ़ रहे हैं कवि नंबर, इसी छायावादी युग का जो चौथा स्तंभ है वो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। सबसे पहले हम इनके संक्षिप्त जीवन व्रत के बारे में जान लेते हैं। 1907 में जन्म और 1987 में मृत्यु। जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद और मृत्यु जो है इलाहाबाद में हुई थी। पिता का नाम गोविंद प्रसाद और उपाधि आधुनिक युग की मीरा। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है आपके डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है किसको? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को और क्या कहा जाता है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदेगीत। निहार, निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांदेगीत 1936।
यामा 1940, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960। ये ऐसे याद कर रखी है मैंने भी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, दीपशिखा और यामा। यामा और दीपशिखा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं इनकी। निहार, रश्मि, रश्मि को निहार रहे हैं कौन? नीरजा। कब? सांदेगीत, शाम के समय। और यामा जब दीप, यामा और दीपशिखा। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत के संपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। मतलब जो इनकी ये रचनाएं हैं, निहार, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, यामा में ये जो संग्रह है इनका, इसमें क्यों क्या क्या है? यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यामा पर महादेव वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार और ये सब चाहिए तो ये मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, ये याद रखना है, यामा पर। और महादेव वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है, सप्तपर्णा में। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी थी। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि महादेव वर्मा के जो प्रथम काव्य संकलन था निहार, उसकी भूमिका किसने लिखी थी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी निहार की। महादेव वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेव वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब महादेव वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित, ठीक है, रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपके DSSB में, ये प्रश्न पूछा जाता है कि महादेव वर्मा जी का जो सर्वाधिक प्रिय प्रतीक है, कई जब राम रचनाएं लिखते हैं तो कोई प्रतीकों का यूज करते हैं, तो इनके प्रतीक कौन से हैं? बादल और दीपक। छायावाद के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवि दे रखे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही कविता रचनाएं पूछे जाती हैं, कई बार नहीं भी पूछे जाती हैं। अगर आप ये इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे आप TGT की तैयारी कर रही हैं और तो वो आपके लिए सफिशियंट है। UGC नेट में भी वहीं तक पूछा जाता है, आज तक मैंने तो इनमें से कहीं देखा नहीं है। और फिर भी आप अगर इन्हें लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। ऐसे रचनाएं बहुत है, हिंदी साहित्य आप पूरा ऐसे नहीं कर सकते, बहुत सारा बहुत कुछ है हिंदी साहित्य में। तो ये था हमारा छायावादी युग। और इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने काफ़ी कंटेंट आपको दिया है छायावाद के बारे में। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें। तो DSSB वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वीडियो। TGT जो हिंदी की वैकेंसी आई हुई हैं, TGT हिंदी 2024, तो ये UGC नेट वालों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।